मुझे बस रेशमा से एक सवाल करना है बस। क्या वो मुझसे निकाह करना चाहती है? तुमने इतनी बड़ी गलती करी है, फैसला करने से पहले किसी से बात नहीं की, किसी की सलाह नहीं ली। और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे हर बेवकूफाना फैसले को हम मान लेंगे और किसी ऐरी गैरी लड़की को उठाकर इस घर की बहू बना लेंगे? दादा जान, ये ऐरी गैरी लड़की नहीं है। आपको इस तरह से उसकी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। और तुम्हें भी अब 1 मिनट इस घर में रहने का हक नहीं है। निकलो यहाँ से। अच्छा खान साहब, आपने एक काम मेरे जिम्मे लगाया था, वो किराएदार वाला मिल गया क्या आपको? अरे कहाँ इरफान साहब, कोई जान पहचान का हो तो भाई मकान किराए पर दे दें। हाँ हाँ साहब, है ना, मेरा एक बहुत ही अजीज दोस्त है। लो भाई, रहने का तो इंतजाम हो गया। फरजाना, एक बार साहिल से मिल लो। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। मैं एक छोटा सा छापा खाना चलाता हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें एतराज न हो तो मेरे छापे खाने में एडिटर का काम आप कर सकते हो। खान साहब, आपने इतना कह दिया, बस बहुत है। रेशमा, पूछो तो तुम्हारे लिए मैं आज क्या लाया हूँ? क्या? किताबें। किताबें? आज ही से पढ़ाई शुरू करते हैं। जब शौहर पढ़ा लिखा हो तो बीवी को पढ़ने की क्या जरूरत है? जब शौहर पढ़ा लिखा हो तो बीवी का पढ़ा लिखा होना और भी लाजमी हो जाता है, ताकि तुम पढ़ लिख कर इस काबिल बन जाओ कि मैं किसी भी मुद्दे पर तुमसे मशवरा कर सकूं, सलाह कर सकूं। तो उसके लिए हमें इन काले काले हिंदसों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? मेरी खाला कहती है कि समझदारी इंसान के दिमाग में होती है और ज़रूरत लायक समझ तो हमारे पास पहले से ही है। तो इसलिए हमें इन किताबों की दरकार नहीं, रख दीजिए, बच्चों को दीजिएगा, उनके काम आएंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जो पढ़ाई लिखाई आप जानते हैं वो हमें नहीं आती तो क्या, जो कुछ हमें आता है वो आप भी तो नहीं जानते। अच्छा, भला सुने तो क्या नहीं जानते हम? हमारी भेड़ों के बारे में, भेड़ों को पालने और उन्हें बड़ा करने के बारे में। जब हम भेड़ों के साथ साथ पीछे चलते हैं ना, तो हमारी पढ़ाई लिखाई तो यूं ही हो जाती है। कैसे? जब हम भेड़ों को लेकर ऊपर पहाड़ियों में जाते हैं तो 500 भेड़ें होती हैं हमारे साथ। सब देखने में एक जैसी दिखती है कि नहीं? तो उनमें से किसी एक को पहचान सकते हो आप? नहीं। बस उनकी आवाज़ से एक एक भेड़ को पहचान लेते हैं हम। ऊपर पहाड़ियों में हमें जंगलों से गुजरना पड़ता है, जंगली जानवर भी होते हैं। तो किस जानवर की आवाज़ है, कहाँ से आ रही है, अपनी भेड़ों को कैसे बचाना है, ये सब जानते हैं हम। और क्या क्या जानती हो? और जड़ी बूटियों के बारे में। अरे हम इतने दिन चलते रहते हैं तो बीमार तो हो जाते हैं ना, या जानवर बीमार हो जाते हैं, तो जड़ी बूटियों को देखते ही पहचान लेते हैं हम। और हम गर्मियों में चलना शुरू करते हैं तो वापस आते आते हमें सर्दियां हो जाती हैं। तो जो भेड़ें जाते हुए 500-700 होती है ना, वो वापस आते 1000-1200 हो जाती हैं। वो कैसे? अरे उनके बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा। हम भेड़ों का दूध निकालते हैं, उससे मक्खन बना के देसी घी बनाते हैं। जब हम वापस आते हैं ना, तो हमारे पास ढेर सारी ऊन और बहुत सारा देसी घी होता है। हम उसे बाजार में बेचते हैं और पैसे कमा लेते हैं। कर दी ना गडरियों वाली बात। ये कोई इल्म की बात तो हुई नहीं, ये तो तिजारत की बात हुई। इल्म हासिल करने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है। इल्म की बात करते हैं? गडरियों के इल्म से ही पूरी दुनिया चलती है, मालूम है आपको? हम गडरियों से ज्यादा भला इस दुनिया को कौन जानेगा? अच्छा, कैसे? देखो, जितने भी पीर पैगंबर पैदा हुए हैं, चाहे किसी भी धर्म के, वो पेशे से या तो चरवाहे थे या गडरिये थे। कोई भैंसे चराता था, कोई भेड़े चराता था, कोई गाय तो कोई बकरी। चरवाहे थे? क्या बात कर रही हो? अरे हाँ, ठीक कह रही हो तुम। और क्या, जरा सोचिए तो, उन्हीं के बताए रास्तों पर आज भी दुनिया चल रही है कि नहीं? तो मेरे प्यारे शौहर जी, इल्म हिंदुओं से नहीं, वो तो घूमते फिरते रहने से भी मिल जाता है, वो भी भेड़ों के पीछे, पहाड़ों में, जंगलों में। अरे वाह,
तुम तो बड़ी आलिम फाजिल निकली, लेकिन इस तरह की ज़िंदगी जीने में थोड़ी दिक्कतें तो आती होंगी, मुश्किलें तो आती होंगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि हमारे पेशे में हमें आगे बढ़ने का कभी मौका नहीं मिलता। हम जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तुम लोग एक जगह टिककर तो काम करते नहीं। कैसे कर सकते हैं? भेड़ों को खाने के लिए रोज नया चारागाह चाहिए कि नहीं? नए पहाड़ चाहिए, जंगल चाहिए, नई घास चाहिए, इसलिए हमें चलते रहना पड़ता है। कोई एक जगह तो हमें चारागाह बना के देगा नहीं ना। तुम लोग पढ़ाई लिखाई करोगे ना तो ज़रूर अपने काम को आगे बढ़ा पाओगे। कैसे पढ़ेंगे? एक जगह रहेंगे तो कारोबार कैसे होगा? और कारोबार नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? मैं तुम्हारे कबीले वालों की बेहतरी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। रेशमा, तुम्हारी बातों में वज़न है। फोक विजडम, फोक नॉलेज, ये सब पढ़ाई लिखाई में है। इन बातों को ऊपर आना चाहिए। मैं अखबारों में लिखूंगा और सरकारी इदारों में मैं बात करूंगा। खुश? मुझे अपने कबीले और हफीज़ा खाला की बहुत याद आ रही है। रेशमा, तुम इस तरह से परेशान मत हुआ करो। तुम इस तरह से परेशान होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे हफीज़ा खाला की याद इसलिए आ रही है क्योंकि आपके नन्हे साहब आने वाले हैं। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रेशमा, अरे रेशमा, अरे हाथ तो हटाओ। रेशमा, रेशमा सुनो, बात को सुनो। बहू, जी अब्बा हुजूर। एक प्याली चाय मिल सकती है? जी अब्बा हुजूर। सुनो, इधर। देखो बहू, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी और मेरी बदकिस्मती है कि इस घर को एक ऐसा चिराग मिला जिसने हमारी जिंदगी में रोशनी भरने की बजाय अलग कर दी। बच्चे गलतियां करते हैं अब्बा हुजूर, हमें उन्हें दरकिनार कर देना चाहिए। वो नासमझ है, हो सकता है वक्त के साथ समझ जाए। उसने जो हरकत की है ना, वो माफी के लायक नहीं है। माँ बाप को बच्चों की बहुत सी नादानियां झेलनी पड़ती हैं अब्बा हुजूर। ये नादानी नहीं है, बहुत बड़ा दाग लगाया है उसने मेरी पेशानी पर। मैं कैसे भूल सकता हूँ? साहिल से कितनी उम्मीदें थी मुझको, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे का इंतकाल तक भूल गया था। इसके लिए जी रहा था, उसी ने धोखा दिया है। मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है, फरजाना को धोखा दिया है। फर्ज के सिवा मैं उसको कुछ नहीं दे सकता, वो मेरा पोता नहीं है। तुमको उसकी मोहब्बत का बहुत पास है तो तुम भी चली जाओ उसके साथ। कैसी बात कर रहे हैं अब्बा हुजूर? आपके हुक्म के बाहर मैं कभी गई हूँ क्या? इतना काम मत किया करो साहिब, कभी आराम भी कर लिया करो ना। फिर साहब, इतने महीने हो गए हमारी शादी को, पर तुमने दिल से अभी तक मुझे अपना शौहर नहीं माना। ऐसे क्यों बोलते हो? मेरे तो सब कुछ आप हैं। दूर हटो तुम, बस एक शौहर ही नहीं हूं मैं। अच्छा, आप मेरे शौहर नहीं है तो कौन है? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं होता कि खुदा ने कैसे मेरा नसीब बदल दिया, मेरी दुनिया ही बदल दी। शायद इन सब के लायक नहीं थी मैं। आज भी अपने पुराने दिनों के बारे में सोचती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ, और अकरम के बारे में सोचती हूँ तो डर जाती हूँ। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा ने जो नई ज़िंदगी तुम्हें ही नहीं, हम दोनों को नेमत की है। ज़्यादा सोचो मत, अपना ख्याल करो और सिर्फ अपने शौहर और आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। सोचती तो रहती हूँ। क्या सोचती हो बताओ?
यही कि अगर लड़का हो तो बिल्कुल आप जैसा, और लड़की हो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी, खूबसूरत, मासूम। अच्छा चलिए अब उठिए, बहुत काम हो गया, उठिए। बिल्कुल नहीं उठूंगा। जब तक जो मैंने तुम्हें काम दिया है वो नहीं करोगी, मैं नहीं उठने वाला। क्या काम दिया था? किताबें लाके दी हैं मैंने तुम्हें, जब तक 3 सफ़े याद कर कर नहीं सुनाओगी मैं नहीं जाऊंगा। ओहो, मेरी पढ़ाई के पीछे क्यों पड़ जाते हैं आप? पढ़ना तो पड़ेगा मेरी जान, क्योंकि आजकल समाज में औरत और मर्द का दर्जा बराबर का है, और अगर पढ़ोगी नहीं तो मेरे बराबर कैसे बनोगी? मुझे तो आपने पहले ही इतना बड़ा दर्जा दे दिया है साहिब। फिर साहिब, साहिल, साहिल बोलो। नहीं, मैं नाम नहीं ले सकती। अच्छा डियर बोलो। अच्छा डियर साहब। उफ, फिर साहिब। मुझसे नहीं होगा, आप चलिए उठिए ना। ठीक है, मैं एप्लीकेशन कंप्लीट कर आता हूँ, तुम चलो। हाँ नहीं, बाद में करना, बहुत रात हो गई है। उठिए ना। प्लीज प्लीज, मुझे कल्चर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी से मिलने जाना। वो जो तुमने मुझे कबीले वालों के बारे में बताया था ना, मैं चाहता हूँ बातें सरकार के सामने रखी जाएं, ताकि कबीले वालों के लिए सहूलियत हो सके, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। ठीक है, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्लैक बोर्ड ऑन द बैक ऑफ हॉर्स, यानी सर स्कूल इनके साथ चले, जहाँ भी ये लोग रुके वहीं स्कूल स्टार्ट हो जाए। सर चाहे 2-3 घंटे के लिए ही सही, लेकिन ये लोग कुछ पढ़ाई कर सकें। सर ऐसे न जाने कितने ही कबीले हैं जो अपने पेशे की वजह से जहालत और गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बाकी सब डिटेल्स मैं सर आपको पिछली मीटिंग में बता चुका हूँ, और मैंने ये पेपर्स भी तैयार कर दिए हैं सर। सर जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं उन्हें लेकर मैं बहुत ही संजीदा हूँ सर, बहुत सीरियस हूँ। आपका नज़रिया और आपका पैशन मुझे पसंद आया मिस्टर खान। थैंक यू सर। और ये जो आपने बातें कही हैं उससे काफ़ी हद तक मैं एग्री भी करता हूँ, और मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि हमारे इस मुल्क में आप जैसे यंग लोग मौजूद हैं जो आज के इस कॉरपोरेट कल्चर और कंज्यूमरिज्म के ज़माने में भी ज़मीनी हकीकतों से वाकिफ़ रखते हैं। सर आप जैसे IAS अफसरों की पॉजिटिव अप्रोच की वजह से हम लोग नई तब्दीली ला सकते हैं सर। ओके, मैं जितना हो सकता है मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, और हाँ मिनिस्टर साहब से भी इस बारे में बात करूँगा। ओके, थैंक यू सर, मैं फिर मिलता हूँ सर आपसे। ओके बाय। ले, अब ऐसा कर, आंख बंद करके सांस रोक के ये एक घूंट में पी जा। नहीं खाला, मैं नहीं पीऊंगी, ये बहुत कड़वा होता है। आई कड़वा नहीं है मेरी बच्ची, तू पी तो सही। ले पी जा, शाबाश शाबाश। वाह, ठीक। अरे क्या है बेटी, ले चीनी खा, बस। शाबाश मेरी बच्ची। वैसे साहिल, एक बात है। क्या? जब से तू रेशमा को लेकर यहाँ आया है उसके बाद वापस कबीले में तो नहीं गया ना? नहीं, अरे कैसे जाते, जिस हालात में हम वहाँ से निकले हैं पता नहीं वो लोग क्या सोचते। और तू उनके लिए काम करने की बात कर रहा है, वो लोग बर्दाश्त करेंगे तुझे? अब ये तो जाकर ही मालूम होगा। तो तू उनके लिए काम कैसे करेगा? अरे उनकी लड़की को ब्याया है मैंने, अब वो कबीला उसका ही नहीं मेरा भी है। इरफान मुझे पूरा यकीन है, रेशमा को एक बार बच्चा हो गया ना तो वो हमारे रिश्ते को ज़रूर कबूल करेंगे। तेरी अम्मी और दादा वो तो अब तक कबूल नहीं कर पाए तुम्हें। करेंगे, एक न एक दिन ज़रूर करेंगे। और इरफान, रेशमा के कबीले वाले भी करेंगे। हालांकि बहुत याद आती है आजकल। अरे बेटी, यहाँ मैं हूं ना तेरी खाला, तू क्यों फिक्र करती है? मैं सब संभाल लूंगी, तुझे कुछ नहीं होगा। अरे बेटी, तेरी वजह से हमारी जिंदगी में बहार आ गई। हाँ, तू आ गई तो हमारे घर में कितनी रौनक आ गई। तू तो मेरी सगी बेटी है, समझी? इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, घबरा मत।
कैसी तबीयत है? उतरा बुखार? 101 है। अभी दवा लिए ना, उतर जाए। ये लीजिए, ये सूप पीजिए। डॉक्टर ने यही सूप आपके लिए बोला है, पीते ही हजम हो जाएगा। लगता है कुछ कहना चाहती हो, कहो। तुम्हारे लड़के के बारे में है। अब्बा हुजूर, आप परदादा बन गए। बेटी हुई है साहिल को। अब्बा हुजूर, हमारा गुस्सा साहिल से है, उसके बच्चे से नहीं। देखो बहू, मैं तुम्हें भी पहले कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, साहिल से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो, उसकी बच्ची को देखना चाहती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जब तक आप उसे माफ नहीं करेंगे अब्बा हुजूर, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अरे अरे नरगिस, अब्बू कब बोलोगी? कब बोलोगी अब्बू? हाँ, कब बात करोगी हमसे? करो बात। अरे अरे छोटी सी स्माइलिंग की, करो करो करो। हाँ हिना, बात करो। सुनिए, चाय। क्या है? हर वक्त नरगिस पे नजरें टिकाए रहते हैं, ऐसे नजर लग जाती है बच्चे को। चलिए चाय पीते हैं। अरे अपनी बच्ची को ना देखूं तो किसको देखूं? हाँ रेशमा, सच, पहले तुमसे नजर नहीं हटती थी और अब अपनी बच्ची नरगिस से नजर नहीं हटती। पहले तुम मेरे जहां में थी और अब मेरे जहां में एक नन्ही परी शामिल हो गई है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। लो तुम भी पियो। सच रेशमा, जब से नरगिस मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी के तो मायने ही बदल गए। मुझे नहीं पता था कि बाप बनने का एहसास इतना खूबसूरत होता है। मैं जब भी घर आता हूँ ना, अगर नरगिस पे नजर ना पड़े तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी से कुछ छूट गया है। मुझे तो अल्लाह ने आपके जरिए ये सौगात दी है, मेरी झोली खुशियों से भर दी है। आपने जो ये तोहफा दिया है मुझे, मैं बता नहीं सकती कितना बड़ा एहसान किया है आपने। हमारी नरगिस तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत है और ये वो सब सीखेगी जो तुम्हारे कबीले के लोग सीखते हैं। वो सब समझेगी, जानेगी, जो मैं इससे उम्मीद करता हूँ। वो क्या? मैं इसे IAS अफसर बनाऊंगा ताकि बड़ी होकर ये अपने कबीले और कबीले के लोगों की बेहतरी के लिए कुछ कर सके। रेशमा, IAS अफसर में बड़ी ताकत होती है। उसकी काबिलियत के बूते ही पॉलिसियां बनती हैं, परवान चढ़ती हैं। अगर वो दूर अंदेशी हो तो सोसाइटी की बेहतरी के लिए बेहतर साबित होती है। जो सफ़र मैंने शुरू किया था, मैं फख्र से कह सकता हूँ कि आज इसमें मैं अकेला नहीं, मेरी बेटी नरगिस भी इसमें शामिल है। मेरे आने वाली राह में रोशनी के लिए खुदा ने ही तो मेरी जिंदगी में उसे भेजा है। बस बस, ज्यादा बड़े बड़े सपने मत देखिए। सुना नरगिस बिटिया, आप अपने प्यारे प्यारे अब्बू जान के सपने साकार करेंगी। इंशाल्लाह जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना? बोलो आमीन। आमीन। फरजाना, तुम और यहाँ? साहिल, कहाँ गायब हो गई थी? कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। बस वो कनाडा चली गई थी रिसर्च के सिलसिले में। अब यहीं हो? मेरा मतलब इसी शहर में? हाँ, यहीं लेक्चरर अपॉइंट हुई हूँ। अभी पिछले महीने ही ज्वाइन किया है मैंने। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। सॉरी। नेवर माइंड। मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम ठीक है, तुम अंदर होकर आओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मीटिंग तो फिर कभी हो जाएगी, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है।
वो बस रिसर्च पेपर्स के सिलसिले में थी। बहुत सालों बाद मिली हो फरजाना, इस बार इनकार मत करना प्लीज। अब कहीं बैठकर बात करें? हाँ चलो चल। जाने भी दो साहिल, क्यों बीती बातें कुरेद रहे हो? देखो, ये ऐसे ही होना था, हो गया। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुमने मुझे माफ कर दिया? साहिल, मैं तुमसे कह चुकी हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। शायद गलती मेरी ही थी। तुमने तो कभी नहीं कहा कि तुम मुझे चाहते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो। ये एक तरफा मोहब्बत थी। हाँ, उस समय बुरा जरूर लगा था, लेकिन मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने जो कुछ किया जानबूझकर नहीं किया। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई? नहीं। क्यों? तुमने शादी क्यों नहीं की? ऐसे ही बस, कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो जरूर कर लूंगी। अब तुम अभी उसी घर में रहती हो? हाँ, अब्बू ने पुराना वाला घर तोड़वाकर नया मॉडर्न घर बनवा दिया। मतलब पुराना घर तोड़वाकर नया तामीर करवा दिया? नहीं, वो पीछे वाला आंगन जहाँ पर तुम मेरी फोटो खींचा करते थे, और वो रसोई, सब वैसा का वैसा ही है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बीवी कैसी है? अच्छी है। सुना है बड़ी खूबसूरत है। घर चलो, मिलवा देता हूँ। अभी? हाँ अभी। ये है मेरी बीवी रेशमा। ये मेरी दोस्त हैं फरजाना।